हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हार्ट की लेयर्स और किस तरह से हार्ट में इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, कंडक्शन कैसे होता है, किस तरह से हार्ट बीट करता है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है तो उसके वो कैसे होता है, किस तरह से हार्ट की लेयर्स हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो क्लास 11th बायोलॉजी पे है। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी, बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हो कि सारे वीडियोस आपको दिखाई दें, आप चाहते हो कि इस पूरे चैनल का आपको एक्सेस मिले, तो इसके लिए बहुत ही सस्ता हमारा प्लान है। 119 रुपीज़, सिर्फ 119 रुपये पूरे महीने में आपको सारे चैनल का एक्सेस मिल जाएगा। कैसे लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को जाके दबाएं और जानें कैसे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। फिर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हम दोनों जगह मौजूद हैं, दोनों जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आज हम समझेंगे पहले लेयर्स के बारे में। देखो, ये आपके सामने हार्ट है, 3D मॉडल है ह्यूमन हार्ट का। अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर 2 एट्रियम होते हैं, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दो, ये इसमें 4 चैम्बर हैं। ऊपर 2 एट्रियम है, नीचे 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो अब होता क्या है, हार्ट अपने आप में, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, एक मसल है। क्या है हार्ट? एक मसल है। तो ये हार्ट का काम है पंप करना। हार्ट एक पंप की तरह करता है, जैसे एक मोटर की पंप होती है तो वैसे काम करता है। तो हार्ट क्या है? एक मसल है। अब ये जो मसल है, तो जो नीचे वाला अगर आप इसमें देखेंगे तो जो ऊपर वाला, ये ऊपर एट्रियम है, ठीक है, ये ऊपर एट्रियम है, आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा आपका एट्रियम है। तो जो एट्रियम है उसके कंपैरिजन में आप देखोगे जो नीचे वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये कौन सा है? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो आप देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मोटा है। आप देख लो, हार्ट में सबसे मोटी जो वॉल है, मसल की वॉल जो सबसे मोटी है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल की दिखाई दे रही है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही वो हिस्सा है जो पूरी बॉडी को आपके ब्लड भेजता है। ये चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बता दी हैं, तो अगर आपने वो देखा है, हार्ट का स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उससे आपको पूरा ये वीडियो क्लियर होगा। अदरवाइज वीडियो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हार्ट एक कंटिन्यूएशन में, अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया समझ में नहीं आएगा, तो पहले वो देखो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, लास्ट वीडियो में जैसा मैंने बताया, जो रियल आपकी बॉडी को ब्लड भेजता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही भेजता है। तो इसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके लिए आप देखो, इसकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक हैं, ठीक है, काफ़ी जो इसकी लेयर है, जो वॉल है इसकी मसल की, वो बहुत ज़्यादा थिक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो इसकी वॉल है, ये जो वॉल है, अगर मैं बात करूं, ये जो वॉल है ये बनी किससे है? ये इसकी लेयर्स होती हैं। हार्ट की क्या है? अपनी लेयर्स हैं। तो अब हम इसके, अगर मैं इस हिस्से को निकाल देता हूँ, मान लो ये वाला हिस्सा अगर मैं निकाल के रख दूं, ये हिस्सा ऐसे, इसको, तो अब ये क्या है? ये इसकी जो मसल है उसकी एक वॉल है। मैंने एक वॉल निकाल दी मसल की, ठीक है, इस हार्ट मसल की इतने हिस्से को मैं निकाल के रख दिया। अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने यहाँ निकाल दिया, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसकी लेयर्स को स्टडी करेंगे। ये एक मोटी थिक वॉल है मसल की। अब इसकी लेयर्स को हम पढ़ रहे हैं। जब हम लेयर्स को पढ़ेंगे तो आप देखिए, जैसे मैंने बोला था, मैंने इस वॉल को निकाला है, यहाँ पे रख दिया। तो सबसे पहले आता है हार्ट में पेरिकार्डियम। क्या आता है? पेरिकार्डियम आता है, ठीक है। पेरिकार्डियम हार्ट की ऊपर की लेयर है। ये जो सबसे ऊपर की जो लेयर है ना, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। जैसे आप अपने कपड़े उतारते हैं, तो आपके कपड़े जो हैं, सबसे पहले अगर बात करें उतारने की, तो आपने कपड़े उतारे, तो ऐसी ये हार्ट का ऊपर का समझ लो एक तरीके से कपड़ा है। तो अगर हम ऊपर से हार्ट की किसी लेयर को उतारेंगे तो सबसे पहले पेरिकार्डियम उतरेगी। इस कवरिंग को अगर हम उतार दूं, जो चारों तरफ हार्ट की है, तो सबसे पहले पेरिकार्डियम उतर के आएगी। अब पेरिकार्डियम भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। कैसे? पहला है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस कौन सा है? भार वाला। तो ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम देखें तो ये जो हमने यहाँ पे इसको काट के यहाँ निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रहा है पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम कुछ नहीं है, ये आपका एक तरीके से ये तो खैर अंदर वाला है इसका, सीरम का पेरिकार्डियम का अंदर वाला हिस्सा है। ये जो बाहर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें बना नहीं है एक्चुअल में, ये देखो, ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो एकदम बाहर वाला है, आउटर मोस्ट वाला है। अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको, तो सबसे पहले ही जो लेयर है, सबसे पहला जो बाहर वाला है, मतलब अगर मैं ये वाला जो लेयर दिखाऊं, ये वाला, तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है।
ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है। सबसे बाहर वाला जो है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम है। अब सीरस पेरिकार्डियम कौन सा है? अब सीरस पेरिकार्डियम के दो हिस्से हैं, एक आउटर वाला, एक अंदर वाला। तो जो आउटर वाला है उसे बोल देते हैं पेराइटल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम, ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है आपको अंदर की साइड, ये क्या है? ये सीरियस पेरिकार्डियम ही है। ठीक है, सीरियस पेरिकार्डियम आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, एक इसकी अंदर की लेयर, एक बाहर की लेयर है इसकी जिसे हम बोलते हैं पेराइटल, और एक इसकी क्या है? अंदर की लेयर है, ऐसे बोलेंगे विसरल। ठीक है, तो ये तो इसकी है बाहर वाली लेयर सीरियस पेरिकार्डियम की, जिसे हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, ये रही। फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद पेराइटल पेरिकार्डियम आ रहा है, और फिर ये क्या है? अंदर वाली लेयर। सीरियस पेरिकार्डियम की जो अंदर वाली लेयर है वो रही विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, यहाँ देख सकते हो सबसे बाहर कौन सी है? फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो मैंने आपको बताया। फिर कौन सी है? पेराइटल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम, ये वाली जो बाहर वाली लेयर है, पेराइटल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम। फिर अंदर कौन सी है? अंदर है ये वाली विसरल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम। समझ में आ गया? तो इस तरीके से है। पेरिकार्डियम की दो लेयर हैं, एक है फाइब्रस और एक है सीरियस। जो सबसे बाहर वाली है वो तो है फाइब्रस, जो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, फिर आती है दूसरी लेयर, कौन सी है इसकी? सीरियस पेरिकार्डियम। सीरियस पेरिकार्डियम की दो लेयर हैं, एक आउटर जिसको हम बोलते हैं पेराइटल, एक अंदर वाली है जिसको हम बोलते हैं विसरल। तो ये तो है इसकी बाहर वाली, सीरियस पेरिकार्डियम की पेराइटल वाली, बाहर वाली। और ये कौन सी है? ये सीरियस पेरिकार्डियम की अंदर वाली लेयर है, विसरल पेरिकार्डियम, जो मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, इस तरीके से है। अब ये जो दो लेयर हैं सीरियस लेयर्स की, पेराइटल वाली और सीरियस लेयर की दो लेयर हैं, पेराइटल और विसरल। पेराइटल और विसरल के बीच में खाली जगह है, ये इसको बोलते हैं पेरिकार्डल कैविटी। ये खाली जगह है, इस खाली जगह में फ्लूइड भरा होता है। ये खाली जगह ऐसे खाली नहीं होती है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके अंदर क्या है? एक लिक्विड भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। समझ में आ गया? तो ये जो सीरियस पेरिकार्डियम की जो बाहर की लेयर है विसरल पेरिकार्डियम, और जो अंदर की लेयर है इसकी सॉरी बाहर की लेयर पेराइटल है सीरियस की, अंदर की लेयर इसकी विसरल है, ये वाली। बाहर की ये रही, अंदर की लेयर ये रही। तो इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, खाली जगह है इसका, और इस खाली जगह में एक क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। खाली जगह को बोलते हैं पेराइटल कैविटी, इसमें जो फ्लूइड भरा है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो अब आपको यहाँ दिखाई देगा, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये देखो, ये इसकी है पेराइटल लेयर और ये है इसकी विसरल लेयर। सीरियस पेरिकार्डियम की है ये पेराइटल लेयर, इसकी आउटर वाली, ये इसकी अंदर वाली लेयर है। तो उसके बीच में क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है, पेराइटल फ्लूइड। ठीक है, तो थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं एग्जाम्स में इतना डिटेल में कुछ आएगा आपके, सब समझाने के लिए। तो आपको समझ लोगे तो बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो लेयर है विसरल पेरिकार्डियम, इसे हम बोल देते हैं एपिकार्डियम। ये एपिकार्डियम का भी पार्ट है, इसे हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाली जो लेयर है इसे हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। फिर जो सबसे मोटी बीच में लेयर है, सबसे मोटी, जो मेन यहाँ पे जो मसल सेल्स हैं इसके, हार्ट एक अपने आप में मसल है, तो जो मेन मसल है वो मायोकार्डियम ही है। तो आप देखोगे सबसे मोटी लेयर मायोकार्डियम की, ये देखो, ये इतनी मोटा, ये जो इतनी मोटी लेयर है ये किसकी है? ये पूरी जो मोटी है ये मायोकार्डियम की है। तो यही इसी के अंदर मेन मसल सेल्स हैं। तो जो मेन काम कर रहा है ना हार्ट में, जो मसल का काम कर रहा है, तो जो मेन सेल्स हैं वो मायोकार्डियम वाले ही हैं। ठीक है, तो जो मेन लेयर है, जो सबसे मोटी लेयर है, जिसमें सबसे ज्यादा मसल सेल्स हैं, जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है पंप करने में, वो मायोकार्डियम लेयर है। ठीक है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो है एंडोकार्डियम। देखो, एपी का मतलब ही होता है जो चीज बाहर की तरफ है, एंडो मतलब होता है जो चीज बहुत अंदर की तरफ है, मायो मतलब होता है जो चीज बीच में है, मिडिल में है। तो इसी से समझ में आ जाएगा आपको, मायो मतलब जो बीच में है, एंडो मतलब सबसे अंदर है, एपी मतलब बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहा, तो सिर्फ ये ध्यान रखो, अगर आप पहले वाला सब भूल गए हो कि पेरिकार्डियम है, ये है, वो है, सब भूल चुके हो, तो सिर्फ ये तीन चीज याद रखो कि तीन लेयर होती है मेन। अगर हम अंदर जाके बात करते हैं, एक तो देखो स्टार्टिंग में तो होती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की अपनी दो लेयर होती हैं, फाइब्रस और सीरियस। ठीक है, फाइब्रस और सीरियस। अब अगर आपको ये भूल चुके हो पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम की दो लेयर होती हैं, फाइब्रस और सीरम, अगर आपको नहीं भी ये याद रहता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये याद रख लेना कि हार्ट मसल की जब बात करते हैं वॉल की, तो तीन मेन लेयर होती हैं। एक तो होती है बाहर वाली जिसे हम बोलते हैं एपिकार्डियम,
एक होती है बीच वाली, जैसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम, जो सबसे बड़ी होती है, सबसे मोटी यही है, मेन काम यही कर रही है पंपिंग में। और एक होती है सबसे अंदर वाली, जिसे हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, एक्चुअली है क्या, ये जो विस्ट्रल पेरिकार्डियम है ना, जो सीरियस वाली है लेयर, पेरिकार्डियम की जो लेयर है, सीरियस पेरिकार्डियम के अंदर वाली लेयर विस्ट्रल पेरिकार्डियम, यही एपिकार्डियम है। ठीक है, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। अब आगे देख लेते हैं। ये देखो वैसे ही है, मैंने बताया था ये पेरिकार्डियम है, ये बाहर वाली है आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, फिर एक सीरियस पेरिकार्डियम होती है, सीरियस पेरिकार्डियम की एक तो है बाहर वाली लेयर, ये रही ब्लू वाली बाहर वाली, फिर यहाँ पे खाली स्पेस आता है। ठीक है, क्योंकि सीरियस पेरिकार्डियम की एक तो बाहर वाली लेयर है जिसे हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, नीली वाली दिखाई दे रही है, फिर एक सीरियस पेरिकार्डियम की अंदर वाली लेयर है जिसको हम विस्रल लेयर बोलते हैं, इसी को हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे। ठीक है, तो ये रही पीली वाली, तो ये जो पीली वाली लेयर है क्या है, ये सीरियस पेरिकार्डियम की अंदर वाली लेयर है, इसी को हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। फिर बीच में ये खाली जगह होती है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो तो ये हो गया आपका एपिकार्डियम बाहर वाला। और ये बीच में जो सबसे मोटी लेयर दिखाई दे रही है, मैंने क्या बताया था, सबसे मेन मोटी लेयर है, इसी के अंदर मेन सारे मसल सेल्स हैं, यही वो मायोकार्डियम सेल्स हैं जिसकी हेल्प से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो पावर आती है ना हार्ट के अंदर, पंप की जो पावर है वो उसी की वजह से है। तो ये सबसे मोटी लेयर है, मसल लेयर। ठीक है, फिर अंदर सारी मसल्स यही, सारे सेल्स यही हैं मसल्स के, ये जो दिखाई दे रहा है ना रेड रेड पूरा, ये वाली जो पूरी लेयर है यही मेन लेयर है आपकी। ठीक है, मायोकार्डियम। सबसे अंदर कौन सी है, एंडोकार्डियम, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर कुछ याद नहीं रहता, इतना सब नहीं याद रहता, तो बस ये याद रखना, तीन होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। मेन जो होती है वो मायोकार्डियम होती है, कुछ नहीं याद रहता तो ये जरूर याद करके चले जाना। समझ में आ गया? एक बार दोबारा देख लो, मैंने हार्ट का यहाँ से पीस निकाला, इस पीस में ये वाला इमेज भले याद, ये सब कुछ ही नहीं याद रहा ना, पीछे का भूल भी गए हो तो ये वाली इमेज जरूर करके चले जाना। ये ध्यान रखना, सबसे बाहर वाली एपिकार्डियम है, बीच वाली मायोकार्डियम है, ये वाली जो मेन है सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम है। जब मैंने इस पीस को निकाल के यहाँ निकाला तो ऐसे दिखाई देगा ये। आगे समझ में? अब थोड़ा और क्लियर कर दिया मैंने आपको। ये देखो दोबारा देख लो, ये ऐसे है, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। ठीक है, और फिर ये देखो सबसे नीचे एंडोकार्डियम। तो क्लियर हो जाएगा, अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन की। देखो हार्ट में ना क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है। हार्ट अपने आप बीट नहीं करता, ऐसा नहीं कि अपने आप ही बीट करे जा रहा है, हर उसमें एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल बताता है हार्ट को कि बीट करना है। अब एक चीज और ध्यान रखो, हार्ट मायोजेनिक है। मायोजेनिक का क्या मतलब होता है? देखो दो चीजें होती है, एक होता है मायोजेनिक और एक होता है न्यूरोजेनिक। हार्ट क्या है? हार्ट आपका है मायोजेनिक। हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं है, हार्ट मायोजेनिक है। इसका मतलब क्या है? हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, एक्साइटेबल। अब देखो नॉर्मली थोड़ा डिफरेंस बताता हूं, जैसे मान लो आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ठीक है। अब हाथ की मसल्स हैं आपकी, आपके अपने हाथ को, आपने अपने मुट्ठी को, या हाथ आपको खुला हुआ है, अब अगर आपको हाथ को हिलाना है या अपनी उंगलियों को, मुट्ठी को बंद करना है, तो ये अपने आप नहीं कर पाओगे। ये ब्रेन है ना, जो ब्रेन जब तक यहाँ पे एक सिग्नल पास नहीं करेगा, ब्रेन भी एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करता है, ठीक है। ब्रेन भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करता है, न्यूरॉन्स की हेल्प से जाता है वो, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे ब्रेन सिग्नल नहीं देगा, आप अपने हाथ की जो मुट्ठियां हैं, आप अपनी हाथ की उंगलियां हैं, हाथ की मसल्स हैं, उनको हिला नहीं सकते, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मोस्टली जो मसल्स होती हैं आपकी बॉडी में, जितनी भी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स जिसको बोलते हैं, जितनी भी आपकी बॉडी में मसल्स हैं, वो ब्रेन से कनेक्टेड हैं। तो जब तक वहां ब्रेन सिग्नल नहीं देगा, आप अपनी मसल्स को मूव नहीं कर सकते। जब तक ब्रेन सिग्नल नहीं देगा, ब्रेन से सिग्नल आएगा, ब्रेन से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा, ठीक है, आपकी मसल्स में, तभी आप अपने हाथों की, पैरों की, जितनी भी आपकी बॉडी मसल्स हैं, 350 के आसपास मसल, 650 के आसपास मसल्स होती हैं, 650 के आसपास। तो आप जितनी भी आपकी बॉडी में मसल्स हैं, ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो मसल्स भी तीन तरह की होती हैं, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया देता हूं, स्मूथ, कार्डिक और स्केलेटल, ठीक है। तो स्केलेटल मसल कौन सी हैं? जैसे जो भी आपके स्केलेटन से लगी हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, जैसे आपकी हाथ की मसल्स, जो बाइसेप्स है, जो आप जिम में जाके बाइसेप्स बनाते हो, या आपकी थाइस की मसल्स, ठीक है,
तो जो आप रनिंग करके डेवलप करते हो, तो जितनी भी आपकी हाथों की और पैरों की मसल्स हैं जो कि हड्डियों से जुड़ी हुई हैं वो होती हैं स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल कौन सी है? जो हार्ट अपने आप में क्या है? हार्ट अपने आप में एक मसल है, कार्डियक मसल से बना हुआ है, जो भी मायोकार्डियम पढ़ाया मैंने पीछे आपको। स्मूथ मसल कौन सी होती है? जो इंटेस्टाइन में होती है, पेट में, ठीक है, जिससे इंटेस्टाइन आपकी बनी हुई है वो स्मूथ मसल से बनी है। तो अब जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं ये अपने आप नहीं मूव कर सकती है, इसको ब्रेन से सिग्नल जब तक नहीं जाएगा तब तक ये मसल्स आप मूव नहीं कर सकते। वॉलेंट्री तो है, आप अपने हिसाब से तो मूव करते हो, बट वहां से ब्रेन से कनेक्शन होता है, ठीक है, ब्रेन से कनेक्शन होता है स्केलेटल मसल्स का, तभी स्केलेटल मसल मूव करती हैं। तो इसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक। क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक, मतलब ब्रेन से कनेक्शन है, जब तक ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगा तब तक आप अपनी स्केलेटल मसल्स को मूव नहीं कर सकते। स्केलेटल मसल्स कैसी हैं? न्यूरोजेनिक हैं। लेकिन जो हार्ट है, हार्ट क्या है? हार्ट को ब्रेन से इलेक्ट्रिक सिग्नल की जरूरत नहीं है, हार्ट अपने आप ही अपना सिग्नल जनरेट कर सकता है। हार्ट को ब्रेन से सिग्नल की जरूरत नहीं है, हार्ट अपने आप ही अपना सिग्नल जनरेट कर सकता है खुद का। इसीलिए हार्ट क्या है? हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं है, हार्ट को ब्रेन से सिग्नल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? हार्ट क्या है? मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब क्या है? हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, ये खुद से ही अपना इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर लेता है, इसको ब्रेन से सिग्नल लेने की जरूरत नहीं है स्केलेटल मसल्स की तरह, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो एक चीज आपके बुक्स में यूज किया हुआ है वर्ड ऑटो एक्साइटेबल, तो अब समझ में आ गया ऑटो एक्साइटेबल क्या है? इसको ब्रेन से सिग्नल की जरूरत नहीं है, इसके अपने ही खुद के कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो खुद से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं। अब कहाँ होता है ये सेल? ये देखो, ये क्या है हमारा? राइट एट्रियम। कौन सा हिस्सा है? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम है ना ये। राइट एट्रियम में यहाँ पे एक स्पेशल सेल्स होते हैं, एक्चुअल मसल सेल्स ही हैं, स्पेशलाइज मसल सेल्स हैं ये। बहुत सारे मसल सेल्स स्पेशल सेल्स होते हैं, ये मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। इसका फुल ऐसे नाम, इसको साइनो एट्रियल नोड है फुल नेम इसका, साइनो एट्रियल नोड बोला जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में से ऐसे नोड भी बोल देते हैं। अब ये क्या करता है? ये एक अपने आप एक करंट जनरेट करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा, बहुत हल्का सा करंट होता है वो, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा। ये सिग्नल क्या होता है? पूरे एट्रियम में फैल जाता है, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना पूरा एट्रियम, पूरे इसमें फैल जाएगा। फिर यहाँ से क्या आएगा? ये यहाँ से फिर आएगा यहाँ पे, इसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड, एवी नोड। क्योंकि ये ऊपर एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकल नोड। क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है, इसीलिए इसको बोलते हैं एवी नोड। अब यहाँ से जो सिग्नल आता है, ठीक है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये पूरे यहाँ तक, यहाँ से सिग्नल जाएगा तो ये पूरे सारे ऊपर की जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये सारी जब सिग्नल्स मिलेगा तो आप अपने आप ये क्या होगा? जैसे यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मिलने के बाद ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। तो सिग्नल मिला तो सारे क्या हो जाएंगे? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो सिग्नल कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा एवी नोड पे। एवी नोड पे आने के बाद सिग्नल कुछ मिली सेकंड, कुछ बहुत ही कम सेकंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए रुकता है। ऐसा नहीं कि एकदम से आया और आगे एकदम से पास कर दिया, कुछ टाइम के लिए यहाँ एवी नोड पे सिग्नल क्या होगा? वेट करता है, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है, बहुत मिली सेकेंड्स की बात कर रहा हूं मैं, मिली सेकेंड्स। तो बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ वेट करता है, बहुत ही मतलब कम टाइम के लिए यहाँ वेट होता है, हल्का सा यहाँ वेट होता है। क्यों वेट होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे सिग्नल गया, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गए और एकदम से सिग्नल नीचे चला गया तो क्या होगा? वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो ये चीज ठीक नहीं है कि ऊपर एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि पहले हमारे एट्रियम ठीक से जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं उसके बाद ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें। तो इसीलिए हम फटाफट सिग्नल नीचे नहीं भेजते, थोड़ा सा यहाँ पे सिग्नल कुछ टाइम के लिए, कुछ मिली सेकंड्स के लिए वेट करता है, ताकि ऊपर वाले जो एट्रियम है पहले ढंग से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बाद में नीचे वाले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। समझ में आ गया? तो कुछ मिली सेकंड्स का वेट होता है यहाँ पे। फिर कहाँ चला जाएगा? फिर ये चला जाता है सिग्नल ऐसे आगे, और फिर ये पूरा जो जितने नीचे वेंट्रिकल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये इसे क्या बोलते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, ये भी हम आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा कैसे ये ऑटो एक्साइटेबल है, कैसे इसमें एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है, तब हार्ट पंप करता है, तब हार्ट बीट करता है, ऐसे अपने आप बीट नहीं करता। देखो ये है आपका साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, फिर ये है आपका एवी नोड जो मैंने आपको बताया था, ये ऐसे नोड है, ये क्या है आपका? ये एवी नोड है जो पीछे मैंने बताया था। फिर यहाँ पे आता है बंडल ऑफ हिज, क्या आता है ये?
बंडल ऑफ हिज, ये होता है बंडल ऑफ हिज। मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूं पीछे की, तो ये पूरा जो है हिस्सा, ये बंडल ऑफ हिज है, बंडल ऑफ हिज। ये सब क्या है? ये सब स्पेशलाइज मसल सेल्स ही हैं, कोई ऐसा नहीं कि अलग से कुछ लग गया है यहाँ पे। स्पेशलाइज मसल सेल्स हैं जो, जिनका मेन काम होता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन करने का। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हार्ट में, उसको कंडक्ट करने का, सिग्नल को आगे कंडक्ट करने का, ठीक है। फिर आप आगे जाएंगे तो ये जो बंडल ऑफ हिज है ये आगे जाता है, इसकी लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच होती है। फिर ये आगे जाके ये ऐसे ये बन जाता है परकिंजे फाइबर्स में। ये सब क्या है? परकिंजे फाइबर्स हैं। फिर यहाँ पे पूरा ये परकिंजे फाइबर्स ये ऐसे जा रहे हैं, देख रहे हो आप? ये सब पूरा क्या है? सब एक तरीके से परकिंजे फाइबर्स ही हैं, इसको बनाया नहीं है पूरा। इस तरीके से यहाँ परकिंजे फाइबर्स होते हैं। फिर ये यहाँ तक सिग्नल पहुंचेगा और फिर ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे होता है। अब ये एक बात बताता हूँ, 1 सेकंड में कितनी बार सिग्नल जाता है यहाँ से, सॉरी 1 मिनट में, ठीक है। ये 1 मिनट में कितने सिग्नल भेज देता है? ऐसे अराउंड 70 to 75 ऐसे सिग्नल्स जाते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है, पर मिनट। इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉर्मल आदमी का हार्ट 70 to 75 टाइम्स बीट करता है पर मिनट। बीट तभी करेगा ना जब सिग्नल जाएंगे। तो 70 to 75 सिग्नल्स जाते हैं पर मिनट, यानी कि 70 to 75 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है 1 मिनट के अंदर। ये सिग्नल कहाँ से जा रहे हैं? साइनोएट्रियल नोड से। तो एक तरीके से क्या सेट कर रहा है हार्ट की? ये हार्ट की पेस सेट कर रहा है कि हार्ट को कितना तेज बीट करना है। कितना बीट करना है? 70 से 75 टाइम, ठीक है। नॉर्मली 72 बोला जाता है, तो इन बिटवीन रहता है 70 to 75, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली आराम से रूम में बैठे हुए हो या लेटे हुए हो, तो अगर आप अपनी चेक करोगे हार्ट बीट, तो निकल के आएगी 70 से 75 टाइम पर मिनट, ठीक है। तो ये साइनोएट्रियल जो नोड है ये भेजता है 70 to 75 बीट्स पर मिनट। तो एक तरीके से क्या कर रहा है? हार्ट की पेस को सेट कर रहा है कि कितनी बार हार्ट को बीट करना है, कितना तेज चलना है, कितना तेज बीट करना है हार्ट को। तो इसे क्या बोलते हैं? पेस मेकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर भी बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं? इसे पेस मेकर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे पेस मेकर? क्योंकि यही तो डिसाइड कर रहा है कि हार्ट को कितनी बार बीट करना है। कितनी पेस मतलब क्या होता है? स्पीड। हार्ट की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 70 से 75 टाइम्स होनी चाहिए पर मिनट, इसीलिए इसे पेस मेकर बोला जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, ये भी सुन लो। जब आप हार्ट का साउंड सुनते हो, आपको क्या सुनाई देता है? धक धक सुनाई देता है। कभी सुनोगे कान रख के, किसी और के भी सुन पाओगे, अपने में तो ऐसे कान रख के नहीं सुन पाओगे। तो अगर आपने वैसे भी देखा होगा, हम बोलते रहते हैं धक धक कर रहा है हार्ट, धक धक हो रही है, धक धक हो रही है। कभी जैसे किसी एकदम से आपके घर के सामने मान लो आग लग जाए, या खैर अनफॉर्चुनेट है ऐसा कभी ना हो, बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। या आपके सामने एकदम से कोई जानवर आ जाए, या एकदम से आप जा रहे हो सड़क पे, पीछे एकदम से बगल से आपके कोई बहुत तेज गाड़ी निकल जाए, आप पैदल जा रहे हो, एकदम से बहुत तेज कोई गाड़ी निकल जाए, तो क्या होगा? एकदम से आप देखते हो जब आप घबरा जाते हो तो हार्ट तेज तेज बीट करता है, तो क्या करता है? आवाज आती है धक धक धक, ऐसे आवाज आती है। तो ये आवाज क्यों आती है आपको मालूम है? हिंदी में तो उसे बोल देते हैं धक धक, हिंदी में धक धक बोलते हैं। गाने भी सुने होंगे आपने इस तरह के आते हैं, धक धक करने लगा, ठीक है, ऐसे गाने भी बने हुए हैं बॉलीवुड में। लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं लुप डुप। तो ये क्या है? ये लुप डुप या धक धक हम बोलते हैं, है क्या? आवाज कहाँ से आ रही है आपको मालूम है? ये आवाज आती है जो वॉल्व्स होती है उनके क्लोज होने की वजह से। जो वॉल्व्स होती है ना, उनके क्लोज होने की वजह से आती है। वॉल्व्स क्लोज कहाँ होती है? देखो यहाँ आपको पता है वॉल्व लगी हुई है, यहाँ वॉल्व लगी हुई है, नहीं लगी हुई है? यहाँ पे वॉल्व होती है एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, मैंने बताया था ना। यहाँ पे कौन सी वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ कौन सी वॉल्व है? मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पीछे वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियो में, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हार्ट के स्ट्रक्चर में। अब क्या होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल जब ब्लड बाहर फेंकते हैं, तो ये वाले जो क्या होते हैं, जैसे ही वेंट्रिकल तैयार होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड फेंकेगा बॉडी में, ये कहाँ फेंकेगा? पल्मोनरी आर्टरी में। जैसे ही ये फेंकेंगे ब्लड, तो क्या होगा? ये वॉल्व है क्लोज हो जाएंगे। ये वॉल्व क्लोज क्यों होते हैं? ताकि ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए। तो ये जो वॉल्व के क्लोज होने की जो आवाज होती है,
ठीक है। इन वॉल्व्स के क्लोज होने की जो आवाज है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रियल वॉल्व की जो क्लोज होने की आवाज है, ये फर्स्ट साउंड है, ऐसे बोलते हैं लुब। तो ये जो साउंड है ना वॉल्व के क्लोज होने का, ये साउंड की आवाज है लुब। पहला तो ये आवाज आएगी लुब। अब डुब की आवाज कब आएगी? डुब की आवाज आएगी जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। ठीक है। अब रिलैक्स कब करेंगे? जब मान लो इस लेफ्ट वेंट्रिकल ने यहां भेज दिया, क्या भेजा? ब्लड भेज दिया एओर्टा में। इसने कहाँ भेज दिया? पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया ब्लड। इसने एओर्टा में ब्लड भेज दिया। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। अब इन्होंने मान लो ब्लड भेज दिया दोनों ने इसमें इसने इसमें भेज दिया, इसने इसमें भेज दिया। अब जब इन्होंने ब्लड भेज दिया तो ये क्या चाहते हैं? यहाँ पे भी वॉल्व लगी होती है, आपको पता है पल्मोनरी वॉल्व लगी हुई है, नहीं लगी हुई है? एक वॉल्व आपकी यहाँ लगी हुई है, 4 वॉल्व होती है ना हार्ट में, बताया था मैंने आपको। ठीक है। एक वॉल्व यहाँ भी लगी है, एक वॉल्व यहाँ भी लगी हुई है। अब क्या होगा? ये एओर्टिक वॉल्व है, ये पल्मोनरी वॉल्व है। तो अब क्या होगा? जैसे ही ब्लड ये इसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? ब्लड इसमें आ जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि ब्लड वापस इन वेंट्रिकल्स में फ्लो करे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो उसके बाद हम नहीं चाहते कि ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में आए। तो फिर ये वाली जो वॉल्व्स हैं, ठीक है, ये वाली जो वॉल्व है पल्मोनरी वॉल्व और ये एओर्टिक वॉल्व यहाँ जो लगी हुई है, हम नहीं चाहते कि वापस ब्लड इस वेंट्रिकल में फ्लो करे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। तो ये वॉल्व क्या हो जाती हैं? ये वॉल्व क्लोज होती हैं। तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब रिलैक्स करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये ब्लड वापस आए। तो इसीलिए ये वाली जब वॉल्व क्लोज होती है तो सेकंड साउंड की आवाज आती है डुब। ठीक है। तो ये आवाज है लुब डुब। ठीक है। तो आपसे अगर कल को सवाल पूछा जा सकता है कि ये लुब डुब की आवाज कौन सी है, तो ये आवाज तब है जब ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रियल वॉल्व, जिनको टोटल इन दोनों को मिला के एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व्स भी बोला जाता है, एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व्स भी बोला जाता है। तो जब एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व्स जब बंद होती हैं तो लुब की आवाज आती है। डब की आवाज कब आती है? जब ये पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व बंद होती है तो डुब की आवाज आती है। यानी कि एक तरीके से लुब की आवाज कब आएगी? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो डुब की आवाज आएगी। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को बहुत जगह ये भी लिखा जाता है वेंट्रिकल सिस्टोल, और रिलैक्स को डायस्टोल भी बोला जाता है। ठीक है। तो उसका ध्यान रखना। दोबारा बताता हूँ इस चीज को। देखो, सिस्टोल का मतलब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। जैसे हार्ट एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पिच ऐसे समझ लो, एकदम कॉन्ट्रैक्ट होता है, पिच ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक होता है डायस्टोल। अब डायस्टोल क्या है? जब हार्ट कोई भी चीज रिलैक्स हो रही है समझ लो। ठीक है। जब कोई चीज रिलैक्स होती है उसे डायस्टोल बोलते हैं, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है उसे सिस्टोल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेंगे तो लुब की आवाज आएगी। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो डायस्टोल होगा वेंट्रिकल, तो डुब की आवाज आएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ये लुब डुब की आवाज आती है। एक्चुअल में है क्या आवाज? ये वॉल्व्स के क्लोज होने की आवाज है। ये आवाज है किस चीज की? ये वॉल्व्स के क्लोज होने की आवाज है। कौन से वॉल्व्स क्लोज हो रहे हैं ये भी आपको पीछे बता चुका हूँ। वॉल्व्स के क्लोज होने की आवाज है। ये कब आएगी? पहली आवाज आएगी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरी आवाज कब आएगी? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको सिग्नल समझा दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होता है। फाइनली एक चीज और समझ लो, जो अब अगला कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है कार्डिक साइकिल का। कार्डिक साइकिल में जाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है डीपोलराइजेशन का और होता है रीपोलराइजेशन का। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थोड़ा सा खुद से पहले एक बार पढ़ लेना, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊं तो आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो थोड़ा सा कोशिश करना अपने आप भी थोड़ा सा रिसर्च वर्क करने की। ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं कवर करूंगा आपका ईसीजी, कार्डिक साइकिल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो काइंडली इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।